भाई ज़बरदस्त, ये तो हम सुनेंगे ही। और आपको पता है ना कि बिलाल मकसूद भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। आई एम होपिंग कि ही इज़ ऑन हिज वे टू रिकवरी। लेकिन अभी ज़रा हुकूमत की बात करेंगे। बल्क पासानी, बड़ा बजट पास हो गया है। अपोजिशन बड़े दावे कर रही थी, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल हुकूमत को पेश आई नहीं है। हुकूमत ने बड़ी आसानी से बजट पास करवा दिया। बजट पास ना कराने देने की अपोजिशन के तमाम दावे बिल्कुल धरे के तरह रह गए। यही नहीं बल्कि हुकूमत ने अपोजिशन की तजवीज़ की गई तमाम तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन बजट की मंजूरी तो रुकवा न सकी, लेकिन वजीर आजम का इस्तीफा जरूर मांगती रही। दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए। अशर हो चुका है। ओनली फ्रेश मैंडेट जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो निकाल सकता है, और हमारा यही मुतालबा है कि फ्रेश मैंडेट की तरफ जो है वो जाया जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जनाब हमने तो जितने पहले नंबर्स दिए थे उससे ज़्यादा इस दफ़ा ले लिए हैं। अपोजिशन ने ऐवान में अपने नंबर्स पूरे ना होने की कई वजाहतें पेश की। हमने तो कोई ऐसा सच कोशिश नहीं की क्योंकि बजट हमारा नहीं था। इसके बावजूद हमारे जो है वो 119 मेंबर जो है वो मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 दिनों से खुद पार्लियामेंट में आगे बैठ रहे हैं। पार्लियामेंट रात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो खाना किया है। उसके अलावा पूरी गवर्नमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर जो है वो 172 का फिगर जो है वो अचीव नहीं कर सका। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत ने गुज़श्ता बरस से ज्यादा वोट लेकर बजट मंजूर करा लिया। 100 जतन कर लिए, 100 जतन कर लिए, चट्टान की तरह अपनी जगह कायम हैं और कायम रहेंगे। इमरान खान एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इस्तीफा नहीं देंगे। हम नोटिस लेना बंद कर दें, तुम मुल्क लौटो, हम नोटिस लेना बंद कर दें। नोटिस लेगा, इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। फाटा फाइनेंस बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 119 वोट पड़े। बजट मंजूर होने के बाद ट्विटर पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने लिखा कि पिछले साल के बजट के 29 वोट की अक्सरियत इस साल बढ़कर 41 हो गई है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अपोजिशन का ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, अपोजिशन की तमाम जमातें यकजा होकर भी बजट की मंजूरी रोक ना पाई। बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बजट मुस्तरद करने तक ही रह गई है, तो कुछ मायूसी तो हुई होगी आप लोगों को। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक आपको वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आएगा। जो अपोजिशन चाहती थी, अपोजिशन और ख़ासकर बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेशर बनाया है पिछले दिनों के अंदर, उसका नतीजा क्या निकला? एक तो पार्टी के अंदर क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरा उसके अलाइज कुछ इशाइये में नहीं गए, कुछ अलहदा हो गए, और बाकियों ने भी जो कल गए हैं उन्होंने बहुत लंबी एक चार्जशीट गवर्नमेंट के सामने रखे। आखिरकार लोगों ने हलकों में जाना है, कैसे फेस करेंगे ये जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये जो बढ़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, चीनी की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमतें बढ़ी हैं, इससे पहले दवाइयों की कीमतें, लोग कैसे फेस करेंगे? एक दूसरी, अगर आप इसके काउंट को देखें तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि आज सिर्फ 160 आए हैं। 180 में से 160 लोग थे बजट में। बजट तो पास हो जाना था। अगर अपोजिशन के 50 होते और हुकूमत के 51 होते तो बजट तो फिर भी पास हो जाना था। वहां पे तो वो जो भी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन वजीर आजम को 172 वोट चाहिए, लेकिन आज 160 थे उनके, जब काउंट हुआ है तो 160 थे। तो जो अपोजिशन है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तेजी के साथ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अपोजिशन तो कामयाब हो गई है, बड़ी तेजी के साथ कामयाब हो रही है, और लोग भी अब उकता आ गए हैं, तंग आ गए हैं। लोगों ने जो सोचा था वो नहीं निकला, और इसलिए इस हुकूमत को अब जाना होगा। चौधरी साहब, अब तो अपोजिशन इत्तेहाद का अगला टारगेट अगर बात करें तो क्या है? बजट पास हो गया, इसके बारे में बड़ी बात की जा रही थी। वजीर आजम को घर भेजना है, तो उसके लिए क्या करने का सोचा है? नंबर जाहिर है बजट में इस दफा उनके पास पिछली दफा से ज्यादा ही आ गए। देखिए, इसके लिए एक तरफ जो है वो एक बिल्कुल आईनी रास्ता और कानूनी रास्ता अपनाएंगे, कोई गैर आईनी रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जो बुनियादी चीज़ है
कि लोगों के अंदर एक बिल्कुल इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो गया है। देखिए पेट्रोल के क्राइसिस को देखें, 25 दिन बहरान रहा है, 25 घंटे में ठीक हो गया है। इसका मतलब पेट्रोल तो था, दिया नहीं जा रहा था। चीनी को देख ले, बाकी जितने भी क्राइसिस है। सो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन ने जो हिकमत अमली अपनाई है, आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में APC होगी और बाकी तरीकों से हम जो है इस प्रेशर को बढ़ाएंगे, माउंट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर और हुकूमती जमात के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके नतीजे के तौर पर आप देख लेंगे। और जो इमरान खान ने कल कहा है कि मैं ही अकेला चॉइस हूं, किसको सुना रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हमें तो नहीं कह रहे, वो तो अपने लोगों को कह रहे हैं जो अंदर से आवाजें उठना शुरू होगी। और मुझे याद है ये एक बार पहले भी हुआ था जब जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर से दूसरा बजट जब मंजूर हुआ था, तो उसके अगले दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि देखें जो लोग मेरे जाने की खबरें दे रहे थे उन्हें देखें कितना हमने बजट पास कर लिया, कितनी अक्सरियत। और उसके 10 दिनों के बाद वो नहीं। सर मुस्लिम लीग नून का तो बड़ा मुतालबा वाज़े है कि वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट नहीं रहा है, एक फ्रेश मैंडेट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी नए इलेक्शन की ही हामी है या आपकी नज़र में इन हाउस तब्दीली हो जाए तो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं देखिए ना, मुस्लिम लीग भी बिल्कुल अल्टीमेटली तो हम जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है जो वहाँ पे कहा था पहले ख्वाजा आसफ ने और बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है, तो हो सकता है जो अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसमें इन हाउस तब्दीली पहले हो जाए और उसके बाद कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाए और फिर इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया जॉय मंसूर साहब, आपने वक्त दिया। और कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दहशतगर्दों ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ये हमला बुरी तरह नाकाम हुआ। हम सलाम पेश करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पर्टिकुलरली सिंध पुलिस कमांडोज और जवानों को, और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस हमले को चंद ही मिनट में नाकाम बना दिया। क्योंकि दहशतगर्द तो बड़े मजमूम मकासद और बड़े खराब इरादों के साथ आए थे और हॉस्टेज बनाने के इरादे लगते थे। उनके पास जो सामान निकला उससे यही जाहिर होता था, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके और वासिले जहन्नुम ठहरे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम हो गया। ओछे हथकंडों पर उतरे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन यह भी साबित हो गया कि बहैसियत कौम हमें मुसलसल चौकन्ना और मोहतात रहने की जरूरत है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए, ताहम दहशतगर्दों से लड़ाई में एक पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। डीजी रेंजर्स सिंध का कहना है कि दहशतगर्दों की पुश्तपनाही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सरफहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। इसी की कड़ी 10 जून के अटैक्स थे, इसी की कड़ी 19 जून के अटैक हैं और इसको लिंक करना आज के अटैक से ये इंशाल्लाह जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे जाएंगी हम एस्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन इसको फिलहाल जोड़ना गलत नहीं होगा। इसी पे बात करते हैं, जरा मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तज्जिया लेते हैं। दिफाई तज्जिया का जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नईम साहब। नईम साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से यह हमला नाकाम हुआ। ये वारदात बताती है कि दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जद पे लाना चाहता है, और एक नहीं है, पिछले कुछ माह में हमने देखा, कुछ हफ्तों में हमने देखा, इसके अलावा भी वाकयात हुए हैं छोटे छोटे। क्या ऐसा मसला है इस वक्त हमारे दुश्मनों को हमसे कि दोबारा से वो जो अमन हमने कायम किया है उसको सबोताश करने की कोशिश की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी, वहाँ की पुलिस और रेंजर्स ने उनको मार गिराया और उनका मंसूबा खाक में मिला दिया, अपनी कुर्बानियाँ देकर शहादतें भी देनी पड़ी, तो ये मेरा ख्याल बड़ा बरवक्त एक्शन था, बड़ा इफेक्टिव एक्शन था। मुबारकबाद मेरा ख्याल तमाम उन अदारों को जिनकी काविश से ये हुआ। जहाँ तक ये दुश्मन के मामलात हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। ये कुलभूषण साहब यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो जो आपने सुना होगा टीवी के ऊपर मेजर गौरेव, जिसने कहा कि हम बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट करते हैं और उनको हर किस्म की मदद देते हैं, और फिर उनके वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे और वहाँ पे ये काम करेंगे।
तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि दुश्मन है कौन और इस्तेमाल किसको कर रहा है और कौन लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो उनका पुराना वतीरा है और वो चले आ रहे हैं। अलबत्ता हमें अपने जो रवैया है उसको ज़रूर देखना चाहिए कि हम लगातार बात कर रहे हैं अमन की। ठीक है, अमन ही सबका होना चाहिए मतमे नज़र और अमन की तरफ ही तमाम काविशें और कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन जब आपको यकीन हो जाए कि आपके ऊपर जंग थोप दी गई है, उसके बाद अमन की रट लगाना जो है वो बड़ा बेजा नजर आता है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये कार्रवाई नाकाम बनाना तो अपने तौर एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा है और हम भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इनफैक्ट सलूट कर रहे हैं, लेकिन साथ ये सवाल भी है कि असलहे से भरी गाड़ी शहर में थी, हसास मकामात तक पहुंची, ज़ाहिर है बड़ी अहम और भी तनसीबात हैं, आया चंद्रगढ़ रोड कराची पे, फिर इसके पीछे कहीं प्लानिंग भी हुई होगी, तो इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं कि हमेशा वो जैसे कहते हैं ना रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, लेकिन हमें ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि पिछले 1-2 माह में कितने मंसूबे ऐसे थे जो कि नाकाम बनाए गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए, नेटवर्क्स पकड़े गए, और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी ऐसा होता है कि कोई एक आध जो है ना मामला निकल आता है, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ इस बात पर कि जब भी कोई इवेंट हो तो पूरा सिस्टम को रिव्यू करना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए और आइंदा में कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि और मजबूती है हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क में। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। There's a room of improvement, लेकिन फिर भी जो कल हुआ, जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पर्टिकुलरली सिंध पुलिस के कमांडोज, उनके जवानों और जो PSX का अपना पर्सनल सिक्योरिटी अमला था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने शहादतें देकर एक बहुत बड़े नुकसान से मुल्क को बचा लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर ये सब कुछ हो रहा था और अंदर जो कारोबार है, जो ट्रेडिंग है, वो अपने बिल्कुल मामूल के मुताबिक जारी रही है। जो कामयाब लोग होते हैं हमें बड़े पसंद हैं और हम उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं, और ऐसे नौजवानों को तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात से निकलकर कोई माइलस्टोन अचीव किया हो। CSS का इम्तिहान का मयार गिर जाने का शिकवा तो हम करते हैं, लेकिन इस इम्तिहान से जुड़ी कामयाबी की शानदार कहानियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गुज़श्ता दिनों हमने इस इम्तिहान में कामयाब होने वाली 5 बहनों का जिक्र किया था। आज 2 मजीद ऐसे कामयाब उम्मीदवारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनमें से एक तो हैं लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले मैकेनिक के बेटे ज़ुहैब कुरैशी। ज़ुहैब, आपको, आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर कि उनकी अनथक मेहनत से आप इस मकाम तक पहुंचे हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल करके अपने मरहूम वालिद का ख्वाब पूरा किया है। और होपफुली अब आपके हालात जो हैं, जो आपके वालिद ने, आपके मरहूम वालिद ने इतनी मेहनत करके आप सबको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, वो ज़रूर मुतमईन होंगे। दूसरी उम्मीदवार हैं राबेल कैनेडी, जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास करके अपने वालिद का नाम रोशन कर दिया है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR की जानिब से ड्राइवर जॉन कैनेडी को एक खत लिखा गया है जिसमें उनकी बेटी के सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने पर मुबारकबाद दी गई है। आप उस फीलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो जॉन कैनेडी साहब को हुई होगी, जिन्होंने अपनी सारी उम्र मजदूरी की, ड्राइवरी की, और अब उनकी बेटी ने उनके लिए वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसका कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फॉरेन सर्विस के लिए मुंतखब होने वाली राबेल कैनेडी को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी फ़ोन किया है। इसी पे बात करते हैं। राबेल कैनेडी ने ही हमें ज्वाइन किया है। उनका सफ़र कितना मुश्किल रहा, आसान रहा, क्या मोटिवेशन थी, ये सब उनसे जान लेते हैं। राबेल, बहुत बहुत मुबारक हो जियो न्यूज़ की तरफ से, जियो पाकिस्तान की तरफ से। आपके वालिदैन को तो आप पे फ़ख्र होगा ही, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पे फ़ख्र है। आप जैसी नौजवान लड़कियां हैं जो हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। बताइएगा, आपने CSS कर लिया, फॉरेन सर्विस में जा रही हैं, बहुत मुबारकबाद तो हमने दे दी, लेकिन यहाँ तक का सफ़र रहा कैसा? कितनी मुश्किलात पेश आई या फिर आसान था? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं और एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज़ हो सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन टू योर शो। ऑब्वियसली थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड देयर वर मैनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग एंड सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स थे जिनको मैंने क्रॉस करना था, एक क्लास बैरियर था जिसको मैंने क्रॉस करना था, एंड एक थॉट थी माइनॉरिटी की कि यू नो वी आर अंडर प्रेशर और यू नो दीज आर स्टीरियोटिपिकल थिंग्स जो कि होती हैं। बट फॉर मी एक जो चीज़ मेरे माइंड में सेट थी कि आई हैव टू अचीव द एम।
हमारे फादर ने हैज़ ऑलवेज बीन अ विजनरी पर्सन। उन्होंने हमें सिखाया कि लाइफ में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, इफ़ यू हैव द विल, इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, इफ़ यू हैव द पैशन टू अचीव इट। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी, उनकी वजह से ये इंस्टिल हुई और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई भी मरहला या कोई भी चैलेंज मुश्किल है हासिल करने के लिए। तो इसी विल और जेस्ट के साथ आई वेंट फॉर CSS ऑल्सो, आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम्स, उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो इन इटसेल्फ एक ह्यूज टास्क है, because everything is very 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 difficult in this, but ये जो will determination थे, it really helped me out and I was able to do it. And you have done it. अच्छा रावेल, आपके वालिद का हम ज़रूर यहाँ तस्करा करेंगे क्योंकि बच्चों की कामयाबी में वालिदैन का ही बहुत बड़ा अहम भी होता है और वो सबसे ज़्यादा खुश भी होते हैं। आपके वालिद FBR रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, बहैसियत ड्राइवर उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। डिपार्टमेंट की जानिब से जब आपके वालिद को आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद के लिए ख़त आया, उसको सेलिब्रेट किया गया, तो बताइए उनका हौसला कितना बढ़ा, उनकी वो फीलिंग्स हम आपसे जानना चाहते हैं। Obviously, I have been receiving so many greetings all over the country and आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं हर एक बंदे को, each and every person जिसने मुझे congratulate किया, जिसने motivate किया, encourage किया, I thank you on behalf of through this source of medium from the bottom of my heart, on behalf of my whole family also. तो ये जो ग्रीटिंग्स का सिलसिला है, मुबारकबादों का सिलसिला है, ये जब से रिज़ल्ट आया है अभी तक इट्स नॉट स्टॉपिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर हिमसेल्फ। आई पर्सनली थैंक हिम, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही कॉल्ड एंड ही कंग्रेचुलेटेड एंड ही मोटिवेटेड। उसके बाद जो ऑफिसर्स थे फ्रॉम इस्लामाबाद FBR ऑफिस और इधर के जो सियालकोट के रीजनल टैक्स ऑफिस के जितने भी ऑफिसर्स थे, उन सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। मेरे एरिया में से तमाम लोगों ने, हमारी कम्युनिटी में से तमाम लोगों ने, एंड दे आर सेइंग दैट आई हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। चलें, हमारी तरफ से भी आपने मुबारकबाद कबूल की और आपका पैगाम भी सब तक पहुंच गया। लास्टली बताइएगा रावेल कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर लड़कियां, नौजवान लड़कियां जो मुश्किल हालात देखकर कोशिश करना छोड़ देती हैं, जिन सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स की आप बात कर रही हैं, माइनॉरिटी की हैसियत से आप बात कर रही हैं कि उसमें भी एक और हर्डल्स होती हैं और ज़ाहिर है चैलेंजेस होते हैं। क्या पैगाम देंगी उन तमाम लड़कियों को जो अपने अपने हालात में स्ट्रगल कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए? उनके लिए मेरा पैगाम जो है वो ये है कि अ ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन क्रिएटेड सुपीरियर। हमें, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने, खुदा ने इस तरह की काबिलियत डाली हुई है, इस तरह का उसने हमें क्रिएट किया हुआ है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए। और अगर उसने हमें ये बनाया है तो हमें ये फील करना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिकम सुपीरियर बीइंग्स। उसके लिए आप मत देखें कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कभी भी आपके हाथ में नहीं होते। दे चेंज, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर नेवर इन योर हैंड्स। जो आपके हाथ में चीज़ है वो आपकी विल है, आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका एफर्ट है, आपका जेस्ट है। जो आपकी चीज़ में हाथ है, आप जो आपके हाथ में चीज़ है, आप उसके ऊपर वर्कआउट करें और आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। So my message to all the girls and everybody who is watching me, that find that potential in you, be an individual who inspires many. So don't say that it's said that false does not lie in our stars, but it lies in our strategies. तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें, अपने आप को प्लान आउट करें कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, एक एम सेट करें और उसको हासिल करने के लिए जस्ट गो फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट टू इट। रावेल कैनेडी, बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड क्या ज़बरदस्त कॉन्फिडेंटली आपने हम तक अपना पैगाम पहुंचाया है और बड़ी इंस्पिरेशनल आपने बातें की हैं, पर्टिकुलरली उन लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहती हैं। यू रियली आर्टिकुलेट, आई मस्ट से। ज़ुहैब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है, लाड़काना से CSS में कामयाबी हासिल करने वाले ज़ुहैब अली कुरैशी एक मोटर मैकेनिक के बेटे हैं और इन्होंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया है जो आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ज़ुहैब, आपको भी बेइंतहा मुबारक हो। आई एम श्योर आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कौन से महकमे में आप अपनी सर्विसेज देना चाहेंगे, अलॉट हुआ है आपको, और वालिद साहब की ख्वाहिश की तकमील में कितनी मुश्किल आई आपको? मुझे इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का डिपार्टमेंट मिला है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल लतीफ़ कुरैशी है जो मशहूर कार मैकेनिक थे।
और उनका इस इंतकाल हो गया था 2014 में। और मेरे वालिद साहब का ये ड्रीम था कि मैं एक ऑफ़िसर बनूं, और अल्लाह के फजल करम से ये ड्रीम मैंने उनका अकम्प्लिश किया है और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने CSS से पहले मतलब मेरी जो डिग्री हुई है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है और मैंने BE की है। उसके बाद 2016 में मुझे जॉब मिली थी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, और 2017 में मैंने अपनी जॉब पे रिज़ाइन करके अपनी CSS की मुकम्मल तैयारी स्टार्ट की। 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, उस अटैम्प्ट के अंदर मैं फ़ेल हो गया, उसमें एक सब्जेक्ट में मैं रह गया था। इसके बाद मैंने दोबारा दूसरे अटैम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी। इसके बीच में मैंने SPSC का भी इम्तिहान दिया, जिसमें PCS में मैं रिटन क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में मैं नॉन एलोकेट रहा। इसके बाद जब मैंने 2019 का एग्ज़ाम दे दिया CSS एग्ज़ाम, तो अक्टूबर में उसका रिज़ल्ट आया और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से मैं वो उसमें कामयाब हो गया। और ये जो अब पूरा सफ़र था इसके अंदर कुछ तकलीफ़ात आई, पर वो तकलीफ़ात मैंने पूरी कन्विक्शन के साथ उनको फेस किया और आज मैं इस इम्तिहान को क्वालिफाई करके। भाई आप तो डिटर्मिनेशन की एक आला मिसाल हैं कि आपको बीच में वाकई नाकामियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइएगा ज़ोएब कि CSP ऑफिसर बनना हर नौजवान का ख्वाब होता है। आप मुंतखब हो गए हैं, तो आगे के लिए क्या सोचा है आपने, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आगे मेरा ये इरादा है कि मुझे जो डिपार्टमेंट में तैनाती होती है उस डिपार्टमेंट में फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करूं और जितना भी मुझसे हो सके और मैं पूरी कमिटमेंट के साथ अपना एफ़र्ट्स दूं उधर। जिस तरह मैंने CSS में अपनी एफ़र्ट्स दी हैं, इसी तरह से मैं उसमें भी एफ़र्ट्स दूं। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब कुरैशी, आपको मुबारक हो वंस अगेन फ्रॉम जियो न्यूज़ जियो पाकिस्तान। वालिदैन अपने बच्चों के लिए ज़ाहिर है बहुत से ख्वाब देखते हैं, बहुत से सारे ही वालिदैन देखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करते हैं यकीनन ज़बरदस्त काम करते हैं। और वालिदैन का साथ तो रहता ही है, लेकिन बहुत ढेरों दुआएं भी फिर और ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को कुछ भी काम करने के लिए फ़ोर्स ना कीजिए, उसको मोटिवेट करें, उसको बचपन से उसका जहन बनाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई काम करे, अगर उसका जहन बन जाए और वो बखुशी और रज़ा वो काम करना चाह रहा हो तो ज़रूर करे, लेकिन ज़बरदस्ती कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट ना हो वो उस पर ना थोपे। और अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे रोकें नहीं, उसको डिस्करेज ना करें, इनकरेज करें अपने बच्चों को। अच्छा जी, कराची में आपको पता है एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश करने की कोशिश की गई। कल एक ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जो कि पूरी तरह हमला नाकाम हुआ, PSX, जिसकी ज़ाहिर एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। और लेकिन अच्छी बात यह थी कि तमाम मामला बिल्डिंग के बाहर तो तकरीबन 8 मिनट में दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एवरीबडी वो सेफ और कारोबार उसी तरह से, ट्रेडिंग जो है उसी तरह से ऑटोमेटेड तरीके से चलती रही और कोई फ़र्क नहीं पड़ा कारोबारी हल्के को। ये कल के मनाजिर हैं जब भी बाहर दहशतगर्दों से नबरदस्मा थे लोग, उसके बाद मामूल के मुताबिक काम दोबारा शुरू हो गया था। एवरीथिंग वाज जस्ट एज नॉर्मल एज इट यूज्ड टू बी। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानेंगे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, कारोबारी हफ्ते का आज क्या दूसरा दिन है और किस तरह से मार्केट का आगाज हुआ है, बताइएगा। होने वाला है 10 बजे के करीब मार्केट का आगाज होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ काम करने वाले हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज फर्म्स में, उनकी बड़ी तादाद कतार दर कतार कराची स्टॉक एक्सचेंज में एंटर हो रही है। और ये भी गालिबन दहशतगर्दी का दुनिया का यूनिक ही वाक़या हो कि जिसमें काम चलता रहा है। मुख्तलिफ स्पॉट्स पे दुनिया में दहशतगर्दी हुई है, दुनिया का यूनिक ही वाक़या हो कि जिसमें काम चलता रहा है। मुख्तलिफ स्पॉट्स पे दुनिया में दहशतगर्दी हुई है। यहाँ पे कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम चलता रहा है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो खुसूसन उन्होंने इंगेज किया और उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया दहशतगर्दों को, जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि होस्टेज टेकिंग एक्टिविटी थी जिस तरह की वो तैयारी से आए थे। तो कल 34,000 से कुछ बुलंद 34,100 समथिंग पे जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ था, पॉजिटिव में रहा था। 6 अरब रुपए से ज्यादा की मालियत के शेयर की सौदे हुए थे और ये वंडरफुल 6 अरब से ज़ायद मालियत के सौदे के कारोबार हुए कल, और कल भी इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बहुत शुक्रिया अली इमरान सईद, हमें अपडेट कर रहे थे। आज भी अब 10 बजे ट्रेडिंग शुरू होगी, बाकायदा मार्केट का आगाज होगा, तो नॉर्मल है सारी सूरत हाल, ज़बरदस्त। यकीनन हमने इस कार्रवाई को मज़मूम मकासद को दहशतगर्दों की खाक में मिला दिया।
अच्छा जी, सियासत पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक मामले की तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 20,930 टेस्ट हुए हैं, जबकि हमारी मुल्क की कैपेसिटी 71,000 है। तो एकदम तवातुर के साथ ही हम डिक्लाइन देख रहे हैं नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म हुए और अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। अब इसकी क्या वजूहातें हैं तो कुछ ही दिन में सामने आएगा, लेकिन यस, हमारे यहाँ टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ने जो इशारा दिया था उसमें ये वाज़े उन्होंने कह दिया था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसी की बात करते हैं। अपोजिशन में जान नहीं है, मुतबादिल क़यादत कहीं नज़र नहीं आती। हुकूमती इत्तेहादी खुलकर ना मुखालफत करते हैं ना साथ देते हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म अगर ये कहते हैं कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है तो शायद ठीक ही कह रहे हैं। इतवार की रात वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के एजाज़ में इशारे से खिताब किया। इमरान खान का कहना था कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे सिवा कोई चॉइस ही नहीं है। यही बात वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कुछ दिन पहले अपने तहलका-खेज़ इंटरव्यू में कही थी। कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम लीग उनके रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक इमरान खान और फवाद चौधरी के दावों से इत्तेफाक नहीं करते। साद रफ़ीक का कहना है कि ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, लेकिन इस बार जो ऑप्शन हो सकता है वो दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म के बयान पर भी बात की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरे अलावा किसी के पास वज़ीर आज़म बनने की चॉइस कोई नहीं है। जब इंसान अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर देता है, उसका जवाल जो है बहुत करीब होता है। तो ये किस तरह इंडिस्पेंसिबल है जी वज़ीर आज़म, और फिर है नलायक है। मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दे, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ऑपोजिशन के सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातों में ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा जो पूरी ऑपोजिशन को लीड करे और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों से निकाल सके। ज़ाहिर है ऑपोजिशन की सियासत हमें आज सच कोई नज़र आ नहीं रही है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। मीर साहब शुक्रिया। मीर साहब, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जितना भी नाराज़ हों साथ नहीं छोड़ते। ऑपोजिशन जितनी भी कोशिश करे हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रहे। इस मरतबा बजट में ही ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब का ये एतमाद है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है तो बात गलत तो नहीं है। इमरान खान साहब ने बजट तो पास करवा लिया है, लेकिन बहुत मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने बजट पास करवाया है। ठीक है, इस मरतबा उनके जो वोट हैं वो 160 तक पहुँच गए हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए जो सादा अक्सरियत है वो 172 पे बनती है। तो ये मौका था, इमरान खान साहब अपनी जो सादा अक्सरियत है वो साबित कर सकते थे, लेकिन 172 वोट वो नहीं दिखा सके कौम को। 160 वोट आए हैं। इसी तरह अपोजिशन जो है वो भी अगर चाहती तो वो भी अपने काफ़ी वोट दिखा सकती थी, लेकिन जब बजट पे वोटिंग हो रही थी तो अपोजिशन के कम से कम 10-15 जो उनके मेंबर्स थे वो हाउस में मौजूद नहीं थे। तो पाकिस्तान की तारीख में बजट कभी भी डिफीट नहीं होता। मैं समझता हूँ बजट पास हो गया है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, वैसे पता नहीं अपोजिशन के कहाँ थे फिर वो सारे लोग। इसकी तौजीह भी मुख्तलिफ अतराफ से सामने आ रही है। मीर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये भी कहा गया था कि तहरीक इंसाफ अपने अंदर से ही किसी और को चुन ले तो वज़ीर आज़म मान लेंगे। सुनने में आता रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो क्या ये पैगाम उनके लिए भी था कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है? देखिए, ये इमरान खान साहब की राय है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वक्त और हालात बदलने में बहुत तेज़ी आती है। एक ज़माना था जब नवाज़ शरीफ साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, और आपको याद होगा कि 1997 का जो इलेक्शन था उसमें नवाज़ शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ को भी निकाल दिया, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी निकाल दिया, और उस वक्त अपोजिशन बड़ी कमज़ोर थी और लोग कहा करते थे कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी वाला वज़ीर आज़म है तो ये तो चीफ जस्टिस को भी ले गया, ये तो आर्मी चीफ को भी ले गया, तो इसका मुकाबला कैसे होगा। लेकिन फिर वक्त और हालात बदले और नवाज़ शरीफ साहब जो समझते थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई चॉइस पैदा हो गई। तो हमने तो अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है इसमें देखा है कि बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है,
लेकिन ना तो पाकिस्तान की सियासत में और ना ही सहाफ़त में कोई भी जो है वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल नहीं समझे, और जो भी अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझता है उसका कोई ना कोई मुतबादिल पैदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर ज़िंदा रहे तो हम देखेंगे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब का भी कोई ना कोई मुतबादिल पैदा हो जाएगा, और जब वो आएगा तो हो सकता है वो भी यही कहे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप सियासत और सहाफ़त दोनों की बात कर रहे हैं। सहाफ़त में तो सर्टनली दे आर ऑल्टरनेटिव्स, हर एक की जगह कोई ना कोई आ सकता है। अब ये बताइएगा मीर साहब कि अगर किसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए हो तो मुकाबले की फ़ज़ाए कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसलिए वज़ीर आज़म के मुकाबले पर कोई ना होना ज़ाहिर अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म का तो कोई कसूर नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन की ही सियासत इतनी फेल है इस वक्त, या उनसे कहाँ गलती हो रही है कि अपोजिशन में लीडरशिप का फुकतान है, वो कोई कंपटीशन दे ही नहीं पा रहे हैं हुकूमत को? हमने देखा कि जो अपोजिशन के मेंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद थे, वो जब वोटिंग हो रही थी तो उनमें से 10-15 उठ के बाहर चले गए। हालांकि अगर वो होते तो अपोजिशन का नंबर जो है वो 130 तक जा सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है उसकी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नून, उसमें तो बहुत ही कमज़ोरियाँ हैं, उसके अंदर बहुत इख्तलाफात हैं, उसकी कोई एक पॉलिसी नज़र नहीं आती। एक कह रहा है कि हम वज़ीर आज़म को निकाल देंगे, तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आएंगे, दूसरा कह रहा है हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं लेके आएंगे। एक कह रहा है ये वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं, इस वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको आपस में भी डिबेट करनी चाहिए, और क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और उसकी कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता यह है कि हालात पाकिस्तान में ऐसे पैदा हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत में जो एक बहुत ही दिलदोज़ किस्म का इजाफा हुआ है, उसकी वजह से लोगों ने खुद ही सड़कों पे आना शुरू कर दिया। आप देखें लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, आम लोग खुद सड़कों पे आ रहे हैं। तो ये लोग जब खुद सड़कों पे आने शुरू कर दें और उन्होंने अपने हाथ में किसी अपोजिशन पार्टी का झंडा ना उठाया हो और वो खुद ही आगे हुकूमत के खिलाफ नारे लगा दें, तो अपोजिशन को सोचना चाहिए अवाम आगे निकल गए हैं, आप पीछे रह गए हैं। तो अगर आप पीछे रह गए तो फिर अवाम जो है वो इलेक्शन में तो आपको वोट नहीं देंगे। हो सकता है मौजूदा हुकूमत को भी वोट ना दें, लेकिन आपको भी वोट ना देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई थर्ड ऑप्शन पैदा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। यकीनन अवाम तो हमें ज़रापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर्स हों। लाहौर में उन्होंने कुछ दिन पहले रिक्शा ड्राइवरों ने भी एहतजाज किया। कराची में लोग बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, और इनको लीड करने के लिए कोई सियासी रहनुमा उनके हमरा मौजूद नहीं है, बस ये लोग खुद ही निकले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, होप यू डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी। आप बताइएगा कितने दिन का आपका एक क्वारंटीन पीरियड था? क्या आपको सिम्टम महसूस हुए थे जो आपने टेस्ट कराया, या फिर आपने टेस्ट कराया और फिर आपको पता लगा कि हाँ कोरोना वायरस है? रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का जिन्होंने दुआएं की सेहतयाबी के लिए। एक्चुअली हम सब लोग गए थे शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत की हियरिंग थी हाई कोर्ट में, तो मेरे साथ जो दीगर 3 लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्हें सिम्टम्स आए, तो इसीलिए मैंने फिर एहतियाती तौर पे अपना टेस्ट भी कराया, अगरचे उस वक्त तक मुझे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे। अब मैं जब देखता हूँ तो ख्याल आता है कुछ माइल्ड सी एक्स थी, शायद दर्द थी बॉडी में। तो वो मैं तो एक मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा था, जब तकरीबन कलर कार पहुंचा हूं तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गया कि जी मीडिया पे खबर चली है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। तो मैंने फ़ौरन फिर जब क्लिनिक फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ जी आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। हैरत की बात है कि मुझसे पहले मीडिया पे मेरी रिपोर्ट चल गई थी। तो खैर मैं वहाँ से वापस आ गया और अपने आप को क्वारंटाइन किया, और जो कुछ लोग मुझे मिले थे उन्हें भी कहा कि आप भी ज़रूर इस पर एहतियात करें, टेस्ट कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि माइल्ड सिम्टम्स रहे, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, मेरे एक कज़न है स्टेट्स में बड़े इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही एडवाइस किया कि इसको लाइटली ना लें, टेक इट सीरियसली। उन्होंने कहा हम यहाँ पे हर बीमारी का इलाज करते हैं, हर बीमारी का एक प्रिडिक्टेबल पाथ होता है कि वो कैसे बिहेव करेगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी जगह भी अटैक कर सकती है, लिहाजा इसको आप लाइटली ना लें, सीरियसली लें। और फिर डॉक्टर्स की सुपरविजन में जो कुछ वो आपको इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए कैल्शियम, विटामिन, जिंक, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, वो मैं लेता रहा। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि खुराक पे तवज्जो रखें कि हेल्दी डाइट लें और हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और
दूसरी बात यह है कि जो आपकी मेंटल अप्रोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप घबरा जाएंगे तो यकीनन उसका मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, नेगेटिव थिंकिंग का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पर फर्क पड़ता है। पॉजिटिव सोच बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, इस बीमारी में एक तो बीमारी होती है, दूसरा कैदे तन्हाई भी होती है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो आप क्या अपनी फैमिली में सिर्फ आप ही पॉजिटिव आए थे, और अगर आप ही अकेले थे तो फिर आपको अकेले ही कमरे में रहना पड़ा होगा? वो वक्त कितना मुश्किल होता है? काफ़ी। अब मैं आपको बताऊं कि ये वो चीज़ है कि जो आपको बुनियादी सहूलत जो इंसान के हकूक हैं उनकी याद दिलाती है। अगरचे मैं अपने बेडरूम में था, उसमें तमाम आसाइशें मौजूद थी, आरामदेह बिस्तर था, बाकी सारी चीज़ें थी, सहूलियात थी, घर था, लेकिन मैं आइसोलेटेड था। मूवमेंट जो है मेरी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो मुझे याद आता था कि ये उसी तरह की मैं सिचुएशन में हूँ जैसे मैं अडियाला जेल के अंदर था, कि वहाँ पर भी आई वाज रिस्ट्रिक्टेड और मैं कहीं जा नहीं सकता था। तो आप एक 5 स्टार होटल के कमरे में बंद कर दिए जाएं 2 हफ्ते के लिए और कहा जाए आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, वो कैद लगेगी आपको। तो वो है, लेकिन इसको आपने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। और मैंने जो इस दौरान किया, कुछ किताबों का मुतालिया किया, कुरान मजीद के तर्जुमे को शुरू किया, और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर इतने शानदार लेक्चर्स हैं दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंक्स में, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स के। आप उनको सुने तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर कोशिश की कि जब मैं तन्हाई में हूँ और आइसोलेशन में हूँ तो इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली इस्तेमाल करूँ। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपको सिम्टम्स हुए या बहुत कम सिम्टम्स हुए? अब हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बहुत कम सिम्टम्स हुए मुझे, कोई ज़्यादा नहीं हुए। सिर्फ एक दिन माइल्ड सा फीवर हुआ 99। कुछ इब्तदा में बॉडी एक्स थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई, खांसी की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ज़्यादा फीवर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बहुत महफूज रखा। अच्छा ऐसे में जी वो हमारे जो मुस्लिम लीग नून के दीगर साथी थे वो भी महफूज रहे, शाहिद खान साहब, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर तारिक, शहबाज साहब। तो मैं उनसे यही हंस रहा था कि कोरोना ने कहा कि इन सबको, मेरी एक कज़न है कोरोना नैब, उसने डस लिया है, तो मैं इनका थोड़ा ख्याल रखूं। तो शहबाज साहब की तबीयत के बारे में भी हमें बता दें साथ में, और ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब क्वारंटीन में होता है इंसान, घर वालों की सपोर्ट या दोस्तों की सपोर्ट या कॉलीग्स की सपोर्ट या वर्चुअल राब्ता, वीडियो कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए बहुत अहम होते हैं ये जो आपको सपोर्ट मिलती है। और मैं तो ख़ास तौर पे समझता हूँ कि पूरे मुल्क से, बैरून मुल्क से, लेकिन मेरे हल्के से, नारोवाल से लोगों ने जिस तरह दुआया मैसेजेस दिए और कहा कि हम आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है कि आपके लिए लोग दुआ कर रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। तो ये सपोर्ट किसी भी मरीज़ के लिए बेहद ज़रूरी होती है। और ये हमारे दीन का भी एक बुनियादी टीचिंग है कि आप बीमार के लिए दुआ कीजिए। और शहबाज साहब भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक चीज़ जो इस बीमारी की बड़ी है वो ये है कि आप चाहे सिम्टम्स कम हो या ज़्यादा हो, ये आपको बहुत कमज़ोर करती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो अगर कि आप नेगेटिव चेक हो जाएं, लेकिन फिर भी हफ्ता 2 हफ्ते इसके असरात रहते हैं, जिसमें कि आप खुद को दोबारा अपनी पूरी कुव्वत में आने के लिए थोड़ा सा महसूस करते हैं कि अभी एक वक्त सफ़र थोड़ा बाकी है। तो शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, वो स्टेबल हैं, उनको ज़्यादा सिम्टम तो नहीं है? वो कब तक कम्प्लीटली रिकवर हो जाएंगे, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि जाहिर है अभी तो वो मंजरनामे पे नहीं है सच। जी बिल्कुल, उनको भी वीकनेस इसकी वजह से हुई थी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो हमें डर था, क्योंकि वो एक कैंसर सर्वाइवर है, खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। लेकिन वीकनेस है जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें अभी रेस्ट एडवाइस किया हुआ है, और चंद दिनों में वो अपना टेस्ट भी दोबारा कराएंगे। अच्छा, अभी हम हामिद मीर साहब से भी एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, कल बजट भी पास करा लिया। अब ज़रा थोड़ी सी सियासत पे आप हैं ही मौजूद, तो बात कर लेते हैं। और बड़े अच्छे 160 वोट हासिल कर लिए। अपोजिशन जब वोटिंग हो रही थी तो उसके भी 10-12 लोग उठ के बाहर चले गए। अगर मौजूद होते तो अपोजिशन के वोट्स भी ऑलमोस्ट 130 तक पहुँच जाते, लेकिन वो हो नहीं सका। तो क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें या एक नैरेटिव ना होने की खबरें हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई एक रहनुमा कह देता है कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरा कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसे में अगर इमरान खान साहब ये कहें कि मेरे पास कोई, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो ठीक कह रहे हैं। फिर देखिए, इमरान खान साहब ये बात इस हवाले से ज़रूर ठीक कह सकते हैं कि जो हालात और जो मदद उनको दस्तयाब है वो इससे पहले पाकिस्तान की किसी हुकूमत को दस्तयाब नहीं थी। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है कि जिसको जितने भी फैक्टर्स या जितने भी ब्लोअर्स जो गर्म हवा दे सकते हैं या ठंडी हवा दे सकते हैं, सब के सब ठंडी हवा दे रहे हैं। देखिए,
इस्टेब्लिशमेंट की जितनी हमायत इस हुकूमत को हासिल है, आज तक शायद तारीख में किसी हुकूमत को हासिल नहीं हुई, माँ सिवाय कि जो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने काफ लीग बनाई हो या कन्वेंशन लीग बनाई हो। उसके बाद अदलिया से जिस हद तक इनको कोई लेग पुलिंग नहीं है, कोई महाजराई नहीं है। हमें तो रोज चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया होता था कि बताएं ये सेक्रेटरी क्यों ट्रांसफर कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये गली के अंदर क्या हो गया। हमारे तो वजीर और सेक्रेटरी दिन के आधा से ज़्यादा वक्त सुप्रीम कोर्ट में गुजारा करते थे। उस लिहाज से ये बहुत पीसफुल हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्पेस दी है कि ये अपना काम करें। मीडिया हमारी जितनी दुर्गत बनाता था आपको मालूम है, इन्होंने तो हर किसी का गला घोंट दिया है। शकील साहब देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है, किस तरीके से उनको अंदर किया हुआ है, ना कोई कानून है ना कोई जाब्ता है। अच्छा, इस लिहाज और ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों ने भी फराहम कर दिया कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बड़ी इनएक्टिव है ऑपोजिशन में। नहीं, इनएक्टिव नहीं, आप ये देखिए कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ने जितनी कुर्बानी की दास्तान दी है, नवाज शरीफ साहब से लेके उनके ख़ानदान से लेके शहबाज शरीफ साहब, उनका बेटा भी जेल में है, शाहिद खाकान जेल में, मैं जेल में, राना सनाउल्लाह जेल में, ख्वाजा साद रफीक जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल में, और अब भी हमारे खिलाफ टीमें लगी हुई हैं, अभी हमारे खिलाफ सब कुछ किया जा रहा है। तो जितनी मज़ामत इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने की है और कर रही है, कोई और जमात नहीं कर रही, वरना ये इतने हमारे लोगों को जेलों में ना डालते, ना हमारे खिलाफ रोज इस तरह नैब के केस खुलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को इन्होंने बुलाया हुआ है, इस चक्कर में डाला हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी मज़ामत की है और यही वजह है, उसी तकलीफ से ये हमें इस तरह हमारा घेराव करते हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक हद तक इनको स्पेस देना जरूरी थी ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि जो उनके साथ धोखा किया गया है कि जी 20 साल की तैयारी है, हमारे थिंक टैंक है, हमारी ड्रीम टीम है, आप देखिएगा कैसे तुम्हारे बंदे ट्रेंड हैं, कैसे। तो इज दैट टाइम अप नाउ, बताइएगा। I think now it is not only that time is pretty much up, but I think पाकिस्तान का अपना टाइम भी रन आउट कर रहा है। और अब ये खतरा है कि अगर ये स्लाइड इसी तरह एक साल जारी रही तो एक साल बाद शायद कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम आवाम के पत्थर भी खाएं और मुल्क को ठीक करें। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब अब रिकवरी के बाद लीड करना चाहेंगे, लीड करते नजर आएंगे प्रॉपरली ऑपोजिशन को, दीगर जमातों को साथ मिला के कोई तहरीक हम देखेंगे? जी बिल्कुल, आप यूं वो अभी थोड़े डॉक्टर से उन्हें मूवमेंट की इजाज़त मिलती है और इस वक्त एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन कार एक बिल्कुल तैयार है और वो उसकी सदारत करेंगे और तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर अपना लाहेमल बनाएंगी ताकि अब हम एक मौसर तौर पर इनको ना सिर्फ टफ टाइम क्या दें, मुल्क में एक नए इलेक्शन की हमवार करें। अब इस वक्त सिर्फ एक ही हाल है कि एक क्रेडिबल फेयर फ्री इलेक्शन किया जाए, ऐसी हुकूमत आए जिसको अवाम का ट्रस्ट हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जो मसाइल को समझती हो। इस वक्त देखिए मसला जो है ना वो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है, विजन का क्राइसिस है। जो इन्होंने इंटिमिडेशन की फजा पैदा कर दी है, डिसीजन मेकिंग का क्राइसिस है। किसी दफ्तर में कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन ये कोशिश करेगी, ऑपोजिशन यानी कि इस पे अब तय कर लिया है आप लोगों ने, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ने, कि मुद्दत नहीं पूरे होने देनी, उससे पहले ही फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है आपका? हमारा यकीन करें, दिल से हम चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करें ताकि वंस फॉर ऑल ये धोखे की सियासत। तो फिर कंफ्यूजन हो गई ना। ये जब पाकिस्तान को देखते हैं, हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही होगी और अगर मुल्क बचाना है तो उसका हल एक मिड टर्म इलेक्शन ही है। मिड टर्म इलेक्शन ही है उसका हल। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल। और शहबाज शरीफ साहब की भी तबीयत बेहतर है। और आपको बताना हमने ये कि कोरोना से मुकाबले में दुनिया भर में मकामी हुकूमतों का किरदार अहम था, मगर पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतें इस मामले में कहीं नज़र नहीं आई हैं। वैसे तो किसी भी मामले में नहीं नज़र आती। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। UNDP का कहना है कि दुनिया भर में मकामी हुकूमतें कोरोना वायरस बहरान में आगे आगे रही हैं। होना भी यही चाहिए था पाकिस्तान में, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मकामी हुकूमतों और हुकूमत के दरमियान राबतों के फुकदान से हंगामी इमदाद की कोशिशें गैर मौसर रही हैं। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को आईनी मैंडेट हासिल है कि वह कोरोना समेत किसी भी एमरजेंसी में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, जो बदकिस्मती से अदा नहीं किया गया। इस वक्त बल्दियाती हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में मौजूद नहीं। सिंध और इस्लामाबाद में भी उनका कोई किरदार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, पहले तो ये बता दें कि कराची की ज़िलाई हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया? इस पूरे मामले में मकामी हुकूमतों का कोई किरदार रहा भी? कराची में 14 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब्बासी शहीद है
यहाँ हमने एक फ़िल्टर क्लिनिक खोला जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और हमने PPEs प्रोवाइड किए सारे पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को। जो फ़िल्टर क्लिनिक खोला उसको हमने इस तरह से बनाया कि अगर अब्बासी में कोई पेशेंट आ रहा है और उसको कुछ सिम्टम्स हैं तो उसको डॉक्टर्स वहाँ ही देख के और अगर चेक करते थे और अगर वो कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो हम गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर उनको डायरेक्शन दे देते, उधर भेज दिया करते थे। इसी तरह का फ़िल्टर क्लिनिक हमने एक जो हमारा कार्डियक हॉस्पिटल लाडी में उधर भी खोला और सारे हॉस्पिटल्स में हमने PPEs प्रोवाइड किए जो हमें लोग डोनेट भी कर रहे थे। उसके बाद हमने हमारा जो किडनी डिजीज़ का हॉस्पिटल है उसमें जो डायलिसिस के जो पेशेंट हैं और अगर वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं तो हमने 16 बेड्स वहाँ लगाए हैं उनके डायलिसिस करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ डायलिसिस हो रहे हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं। अब मैंने बारहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की, लिख के भी भेजा, मीटिंग्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट भी की कि हमारे इन हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करें। यहाँ काफ़ी इन हॉस्पिटल्स की लैब्स को अपग्रेड करके हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे इतने सारे अस्पताल हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अस्पताल हैं, मगर मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं। फिर मैंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ओनर्स से एक मीटिंग की, उनसे मदद ली और NDA में हमारी मदद कर रहा है। अब हम अपनी अब्बासी की जो लैब है हम उसको इक्विप कर चुके हैं तकरीबन, कि हम उस स्टेटस पे ले आए हैं उसको कि अब हम खुद टेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब आप टेस्ट कर सकेंगे। वसीम साहब, UNDP की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में कोरोना और लॉकडाउन के मामलात में मकामी हुकूमतों का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं कोई बहुत ही काबिल ज़िक्र बात तो है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वजह ये बताई गई है कि मकामी हुकूमतें लोगों के साथ ना वैसे मुंसलिक है ना होना चाहिए, शायद और भी बड़े सियासी मसाइल हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं समझता हूँ ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं किया जाता। पूरी दुनिया में जहाँ बल्दियाती निज़ाम है, जहाँ कॉरपोरेशंस हैं, जहाँ मेयर्स हैं, सारी जिम्मेदारी मेयर्स पे होती है, उस कॉरपोरेशन पे होती है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मेयर इम्प्लीमेंट कराता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका कनेक्ट होता है डायरेक्टली विद द पीपल। वो ज़्यादा अवेयरनेस बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो इश्यूज़ हैं उन पे नज़र रख सकते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। मगर हमारे मुल्क में हमारा जो सियासी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इस निज़ाम को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया गया। पूरी दुनिया में यही निज़ाम काम करता है। आज UNDP की रिपोर्ट आप देख लें, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर जो कंफ्यूजन आज क्रिएट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, वो नहीं होता अगर ये दोनों गवर्नमेंट सारी अपनी पॉलिसीज़ लोकल गवर्नमेंट्स जो बल्दियाती निज़ाम है उससे इम्प्लीमेंट कराते तो बहुत अच्छे असरात आते। पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद, क्या वाक़या था एग्जैक्टली है और कहाँ से ऐसा क्या कॉमेंट हो गया था या क्या पोस्ट लगा दी थी कि 2 लोग कत्ल कर दिए उसकी वजह से किसी ने? जी, ये फिरोजपुर रोड पर कान्हा गज्जू मता का इलाका है। वहाँ पे 2 ग्रुप रहते हैं जो चुदराहट के चक्कर में पहले भी कई बार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर चुके हैं। तो उनमें कुछ बच्चों ने जो है वो फेसबुक पर एक लगाई पोस्ट और उसके ऊपर दूसरे ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने कमेंट्स किए और वो कमेंट्स उनको नागवार गुजरे, जिसकी इतला पुलिस को नहीं दी गई। इसके बाद ये हुआ कि जो मलिक रियासत ग्रुप के लोग थे उन्होंने असला निकाला और दिन दिहाड़े फिरोजपुर रोड जो कि गज्जू मता का इलाका बिल्कुल ऐन एक शाहराह के ऊपर आता है, वहाँ पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और खौफ व हरास फैल गया। इस दौरान 4 अफराद जख्मी हुए जिनको अस्पताल ले जाया जा रहा था और जख्मों की ताब ना लाते हुए याकूब और जिसकी उम्र 35 साल बताई गई है और एक 28 साल शहजाद था वो जाँ बहक हो गए, जबकि 2 काशिफ और राशिद जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं, जबकि जो फायरिंग करने वाले थे वो फरार हो गए। और उसके बाद पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज तो कर लिया है लेकिन अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शुक्रिया। अभी तक पुलिस माशाल्लाह किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहीं PUBG की वजह से नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, कहीं कमेंट्स की वजह से नौजवान कत्ल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वालिदैन को यकीनन अपना किरदार मज़ीद मौसर तरीके से अदा करने की ज़रूरत है। अभी क्विकली हम आपको ये बताएंगे
आतिफ असलम ने जनाब एक और माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है। सोशल मीडिया से दूर दूर रहते हैं, ज़रा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स की तादाद हो गई है कितनी, 5 मिलियन, यानी 50 लाख से बढ़ गई हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स होने के बाद अब आतिफ असलम भी पाकिस्तान की उन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिनको इंस्टाग्राम पर लाखों की तादाद में फॉलो किया जाता है। सो यस, आतिफ असलम आपको तो बहुत पहले ही इससे कई बड़ा माइलस्टोन इंस्टाग्राम पे अचीव कर लेना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा एमन के कितने हैं जनाब? 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं एमन खान के, विच इज़ ग्रेट। लेकिन अगर दोनों के, नामायरा खान के 6.2 मिलियन हैं, अगर इनके करियर्स को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली माहिरा बहुत सीनियर हैं एमन से, आयज़ा भी बहुत सीनियर हैं, और आतिफ असलम तो खैर लेजेंड हैं। बट एमन, ये आपके 6.3 मिलियन के पीछे क्या राज है, ज़रा आप हमें बताइएगा। कभी आपसे मुलाकात होगी तो हम पूछेंगे गालिबन। आई गेस द टाइम इज़ अप, और हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। हुमा के बारे में आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं अपडेट दे दूं कि शी इज़ माशाल्लाह ऑन अ वे टू रिकवरी। उनकी वालिदा भी काफ़ी रिकवर कर गई हैं, लेकिन उनकी मदर इन लॉ शी इज़ क्रिटिकल, तो उन्होंने दरख्वास्त की है कि सब देखने वालों से कहें कि उनको दुआओं में याद रखें, उनके फादर एंड मदर इन लॉ को। और इंशाल्लाह शी विल बी बैक सून। मंडे को होपफुली, जो कमिंग मंडे है ना, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे यहीं पे इन द स्टूडियोज़। टिल देन मेरा आपका साथ तो है ही। आई एम गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह टुमारो। स्टे सेफ।